हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख सकते हो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में एंड आपका एग्ज़ाम जो है ये आने वाला है। टेंटेटिवली वी आर एक्सपेक्टिंग कि मई में आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेट्स जस्ट वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एज ऑफ नाउ। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसको लास्ट तक देखिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, क्या सिलेबस होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, होती है तो कितनी होती है, कट ऑफ मार्क्स कितना होता है, बेनिफिट्स क्या है अगर आप डीबीटी जेआरएफ एग्जाम क्लियर करते हो तो। ठीक है, तो सब कुछ पता चलेगा। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसके अलावा टेलीग्राम के ग्रुप्स जो है या चैनल जो है उस पर ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जितने भी अपडेट्स हैं मेरे फ्री क्लासेस के बारे में, आपके एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ आपको टाइमली मिलता रहे। शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि जो डीबीटी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका जो पार्ट है वो आपको ये फेलोशिप देता है डीबीटी जेआरएफ प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, अब ये जो फेलोशिप है, मतलब डीबीटी जेआरएफ एग्जाम जब आप क्लियर करते हो तो पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज कि यहाँ पे एलएस मतलब आपको लेक्चरशिप के लिए आपका एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है उस वो फुलफिल नहीं होती है यहाँ पे। मतलब अब अगर आप एग्जाम को क्लियर भी करोगे तभी भी आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें आपको सिर्फ फेलोशिप मिलता है, मतलब सिर्फ फेलोशिप नहीं है, हालांकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जेआरएफ जो होता है, मतलब आप एज ए जेआरएफ कहीं पे काम कर सकते हैं या फिर एज अ पीएचडी स्टूडेंट कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रॉपर फेलोशिप मिलता है। ठीक है, विच इज़ अ हैंडसम अमाउंट। ओके, अब बात करते हैं कि दो कैटेगरी में आपको ये अवार्ड जो है दिया जाता है फेलोशिप का। एक जो कैटेगरी है दैट इज़ कैटेगरी 1, मतलब अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो उसमें दो उसमें कैटेगरीज में आपको डिवाइड किया जाएगा। जो कैटेगरी 1 है वहाँ पे टॉप 275 कैंडिडेट्स होते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है कैटेगरी 2, उसमें बाकी के 100 स्टूडेंट्स जो होते हैं, मतलब नेक्स्ट 100 जो है मेरिट लिस्ट में, उनका नाम होता है। ठीक है, अब ये जो आपको कैटेगरी 1 में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप फेलोशिप अवेल कर सकते हो, और कोई भी इंडिया की इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करना होगा आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए, एंड यू कैन अवेल द फेलोशिप। जो कैटेगरी 2 में जिनका सिलेक्शन होता है वो एलिजिबल होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। वो कौन सा प्रोजेक्ट? जो कि डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप अपॉइंट हो सकते हो एज अ रिसर्च फेलो, और आप अपना फेलोशिप को अवेल करा सकते हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, जो कि नेट और गेट की फेलोशिप के इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगी। अब ये जो सिलेक्शन है ये इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है, एमवीएससी डिग्री है, इनमें से किसी भी स्ट्रीम में, आपके सामने ये सारी लिस्टेड स्ट्रीम है, आपने जो भी किया है उसको चेक कर लो, या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी में 4 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2, तो आप इस डीबीटी जेआरएफ एग्जाम को देने के लिए यू आर एलिजिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपका 60% मार्क्स आया है एंड इफ यू बिलोंग टू जनरल और ओबीसी कैटेगरी, और अगर आपका 55% मार्क्स आया एंड यू बिलोंग टू एससी एसटी और पीएच कैटेगरी, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, जो भी जो कैंडिडेट है, दोज हु हैव अपीयर्ड और आर ड्यू टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, वो भी एलिजिबल होते हैं अपीयर करने के लिए टेस्ट में अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। ठीक है, जो रिजल्ट जो रिलीज होगा लेकिन अवार्ड लेटर, वो सिर्फ तभी होगा जब आपके सबमिशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट का और उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उनको अपना सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है एज पर एनेक्चर 1, वो आप जब जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका अपर लिमिट जो है वो है 28 ईयर्स, और इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन है स्पेसिफिकली फॉर एससी एसटी पीएच वीएच एंड फीमेल्स। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन 3 साल तक का मिलेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस अगर मैं बात करती हूँ तो जो इसका पार्ट है, ठीक है, ये आपको देखोगे यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल लेवल पे। इसमें हम एमसीक्यू आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ठीक है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, ये सब कुछ आपको मिलता है पार्ट ए में।
ठीक है। पार्ट बी में आपको स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं उनसे मिलता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल एप्लीकेबल है, जो कि 1/3 होती है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, और हालांकि इसका पूरा लिस्ट जो है आपको नोटिफिकेशन में देखने मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फी इज़ अभी तक के लिए, मतलब पिछले साल तक का, दैट वाज 1000 रुपीज़, ठीक है। ओके, अगर अभी भी आप यहाँ पर हो, इस वीडियो को देख रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। प्रेस करो बेल आइकन को, जिससे सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 के 50 आपको करने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं भी आ रहा है तभी भी करना है, 50 में से आपको जितने आते हैं, लेकिन ऑल द 50 आर कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट करना है दैट इज ऑल्सो 50, ठीक है। मार्क्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है, मतलब कि 3 × 50 दैट इज 150 मार्क्स का होता है पार्ट ए। फिर आते हैं पार्ट बी पे। अगेन ये आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। अगेन 3 × 50 दैट इज 150। तो टोटल जो मार्क्स हो गए आपके पेपर के वो हो गए 300 मार्क्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे दोज विल बी 200 क्वेश्चंस, आपको जितने करने हैं दोज विल बी 100, ठीक है। बहुत क्लियरली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो ड्यूरेशन है एग्जाम की दैट इज 3 आवर्स, 3 घंटे में आपको ये 100 सवाल करने होते हैं आउट ऑफ 200, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। अब इसी पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करती हूँ तो उसी में, जैसे कि हम सिलेबस के बारे में बात करें, हम आगे आपको दिखाऊंगी, आप क्लियरली देख पाओगे कि किस में क्या क्या चीज़ें होती है। बाकी डिटेल सिलेबस पे हम किसी और वीडियो में भी बात कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है जी। कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एरिया जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए जब हम किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो अगर मैं ईयर वाइज बात करूँ आपसे, मैं जनरल के बारे में बात करूँगी, तो आप बाकी सबका उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ फॉर द ईयर 2020, ठीक है, जो कैटेगरी 1 था और जो कैटेगरी 2 था। कैटेगरी 1 में दैट वाज 236 मार्क्स, और कैटेगरी 2 में इट वाज 227 मार्क्स, ठीक है जी। अगर मैं 2019 के बारे में बात करती हूँ, सो इट वाज 181 एंड 171। आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक, कितना शार्प प्राइज आपको देखने मिला था एक साल के अंदर, जो कि इन जनरल देखने नहीं मिलता है। 18 में अगर आप बात करोगे तो अगेन 141 और आपको 135, अगेन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शार्प प्राइस आपको देखने मिला था, ठीक है। 2017 की अगर मैं बात करती हूँ, इट वाज 160 एंड 152, ठीक है जी। 2016 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट वाज 171 एंड 163। तो आपने देखा होगा कि 2019 के पहले हमेशा ही जो कट ऑफ है वो 200 के नीचे रहती थी, ठीक है। लेकिन 2020 में वी सॉ 236। रीज़न वर, फर्स्ट, पेपर वॉज रियली ईजी, ठीक है, पेपर वॉज बिलो मॉडरेट लेवल बोल सकती हूँ मैं। सेकेंड जो केस था आपका वो ये था कि जो स्टूडेंट्स थे उनको क्योंकि काफ़ी समय मिल गया था पेपर के पोस्टपोनमेंट और बहुत सारे रीजंस के कारण, लॉकडाउन के कारण बच्चे जो नहीं वैसे पढ़ पाते थे रेगुलरली वो पढ़ पाए, तो एवरीबडी वॉज रीडिंग बहुत अच्छे से। तो द कॉम्पिटिशन वॉज रियली हाई, ठीक है, द कॉम्पिटिशन वॉज रियली हाई। सो दीज वर द, आई थिंक दीज वर द प्रोबेबल 2 रीजन्स जो उसके कारण हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो डीबीटी जेआरएफ का जो सिलेबस है, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 सेक्शंस में है, ए और बी में। तो ए में आपका एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी आता है। एप्टीट्यूड में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड मिलेंगे, जहाँ पे आपको पैराग्राफ वगैरह के आंसर देना होगा, या फिर जो नॉन वर्बल रीडिंग कैपेसिटी है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। क्वान्टिटेटिव भी नेचर के होंगे क्वेश्चन, जहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना होगा। जनरल बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ, आप देख सकते हो बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर फंक्शन, जेनेटिक्स, फाइलोजेनी, इवोल्यूशन, सेलुलर प्रोसेसेस, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, आरडीटी, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स। तो दैट मीन्स कि ये जो पार्ट ए है दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू CSIR। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर मैं बी सेक्शन के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप देख सकते हैं उनके सब टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है जी। देन आप देखोगे यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, अगेन सब टॉपिक्स आर मेंशनड है, ठीक है जी। देन एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं।
ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यहाँ पे आपके टॉपिक्स मेंशन है। देन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरो साइंस, मेडिकल, मरीन, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स। इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन है। इसमें से आप जो भी चुनते हो, जो आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंगली आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। बिकॉज आपको पता है कि 150 जो क्वेश्चंस है वो इसीलिए इतने ज़्यादा हैं कि ऑल द टॉपिक्स आर नॉट ऑफ योर चॉइस और नॉट ऑफ योर पर्टिकुलर आप उस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते होगे, है ना। तो 150 में से आपको सिर्फ 50 ही करने हैं और वो इसीलिए है क्योंकि आप इसमें से सिलेक्ट कर पाओ, ठीक है। बट ये जो 50 करने हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज होने चाहिए, तो वही है कि आपको अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है। बाकी इसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपके लिए कुछ सीरीज़ या कुछ भी चीज़ें जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत जल्दी आपको बहुत सारे मज़ेदार अपडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड देन पढ़ाई से रिलेटेड तो ऑफकोर्स आपको पता है कि मैं कंटेंट आपको देते जा रही हूँ। टेस्ट सीरीज़ हो गया, चाहे आपका टेक्निक्स हो गया, चाहे बहुत कुछ हो गया, सब कुछ मिलता रहता है। आप बस जुड़े रहो, देखते रहो। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, बहुत सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे। बस दीपशिका गोस्वामी नाम सर्च कीजिए, आप करिए, आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सभी जगह का टेलीग्राम हो चाहे अकेडमी हो चाहे कहीं पे भी, ठीक है, पहुंच जाओ, जुड़ जाओ, जैसे कि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है मन में तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट।